नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान की 1857 की क्रांति, यानी 1857 की क्रांति और राजस्थान। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में किस तरीके से 1857 की क्रांति हुई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, कौन कौन से उसके अंदर लीडर्स थे, और साथ साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से राजस्थान की क्रांति को और भारत की क्रांति को एक साथ में जोड़ा जा सकता है। 1857 की क्रांति समझने से पहले हम एक राजस्थान के परिवेश में, कंटेक्स्ट में एक पृष्ठभूमि देखेंगे, एक बेसिक सा परिचय देखेंगे कि 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी, ब्रिटिशर्स किस तरीके से आए, मुगलों के पतन के बाद मराठा एक ताकत के तौर पे कैसे उभरे और राजस्थान के साथ उनके क्या संबंध थे। छोटा सा पृष्ठभूमि, छोटा सा परिचय जो है वो हमें पता होना चाहिए, जिससे 1857 की जो क्रांति की कहानी है वो बड़ी आसानी से हम समझ सकें। तो 1857 की क्रांति शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले पृष्ठभूमि की। मुगलों के पतन के बाद अब मराठा जो है एक सेंटर पावर के तौर पर उभर रहे थे और सेंटर पावर के तौर पे उभरते हुए अब वो राजस्थान के अंदर भी अपनी भूमिकाओं को आगे ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। और मराठाओं का और राजस्थान का पहला जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें 1711 के अंदर। 1711 में मराठा पहली बार मंदसौर में धन एकत्रित करते हैं। ये मराठाओं की शुरुआत थी, लेकिन 1724 में आते आते मराठा के आक्रमणों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने को मिलती है। राजस्थान के आसपास के इलाकों में हमें मराठा के आक्रमणों की बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। और मराठाओं का और राजस्थान का अगर हम पहला देखें, अगर हम एक हस्तक्षेप देखें, तो वो हमें देखने को मिलता है 1724 के अंदर। 1734 के अंदर 1734 में पहली बार जो है वो मराठा बूंदी के आंतरिक संघर्ष के अंदर हस्तक्षेप करते हैं। यानी उनके जो इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, उत्तराधिकार कौन होना चाहिए, कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए, उसके अंदर मराठा जो है वो पहली बार इंटरफेरेंस करते हैं। और इस इंटरफेरेंस से राजस्थान के जितने भी राजा थे उनके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसी तरीके से इंटरफेरेंस बढ़ता हुआ रहा तो आगे जो है नंबर दूसरे राजाओं का आएगा और राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है वो पूरी तरीके से बदलती जाएगी। क्या होता है 1734 में? बूंदी के आंतरिक संघर्ष में मराठा जो है वो पहली बार हस्तक्षेप करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब पेशवा बाजीराव राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी नामक कर जो है वो देने की इजाजत कर लेते हैं कि भाई अब पूरा का पूरा टैक्स जो है वो राजाओं को देना पड़ेगा चौथ और सरदेश मुखी के तौर पर। तो आप सोचो कि राजस्थान के राजाओं की जो सुजरेनिटी थी, या हम कहेंगे जो पॉलिटिकल पावर थी, वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिख रही थी। इसी समस्या का समाधान हमें देखने को मिलता है हुड्डा सम्मेलन के अंदर, जो होता है 1734 के अंदर, 17 जुलाई 1734 के अंदर। भाई क्या था ये सम्मेलन? जिस तरीके से मराठाओं की ताकत बढ़ रही थी, राजस्थान के राजाओं की ताकत उतनी ही कम होती जा रही थी। अब उनको मराठाओं का तो डर था ही था, पर उनको ये था कि हमारी गद्दी जो है वो किसी तरीके से छिन ना जाए। और इसी समस्या का समाधान उनको मिलता है हुड्डा सम्मेलन के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि हुड्डा सम्मेलन क्या था, कब हुआ, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट शर्तें थी और इसके अंदर किस किस ने जो है वो भाग लिया। हुड्डा सम्मेलन होता है 17 जुलाई 1734 के अंदर। इसके अंदर भाग लेने वाले राजघराने थे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर। इसके अलावा अन्य राजघरानों ने भी इस हुड्डा सम्मेलन के अंदर जो है वो भाग लिया। इस हुड्डा सम्मेलन के अंदर एक संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर होते हैं और यह बात क्लियर की जाती है कि अगर राजस्थान के किसी भी एक राजा के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो बाकी सारे राजा भी उसका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पे जयपुर के ऊपर मराठाओं का आक्रमण होता है और जयपुर को जीत लेते हैं तो अगला नंबर जो है वो बीकानेर का आएगा, जोधपुर का आएगा और धीरे धीरे सारे पूरे के पूरे राजस्थान के ऊपर मराठाओं का कब्जा हो जाएगा। इसी समस्या के समाधान के लिए हुड्डा सम्मेलन किया जाता है और इसके अंदर एक संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। संधि पत्र पे हस्ताक्षर करने के अलावा एक और बात तय की जाती है कि भाई वर्षा के बाद, यानी आने वाली बारिश के बाद जो है रामपुर जगह पर एक सारे के सारे राजा इकट्ठे होंगे और मराठाओं के खिलाफ जो है वो संघर्ष की योजना तय करेंगे, मराठाओं के खिलाफ जो संघर्ष है उसको चालू करेंगे। क्या होता है कि भाई वर्षा के बाद रामपुर में इकट्ठे होकर मराठाओं के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई करेंगे। ये हुड्डा सम्मेलन के अंदर तय होता है और एक संधि पत्र के अनुसार राजस्थान के सभी शासक जो है वो विपत्ति के समय सहयोग देंगे। तो अगर आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ, संधि पत्र की क्या इंपॉर्टेंट शर्तें थी और इसके अंदर वर्षा के बाद क्या चीज तय हुई, तो ये क्वेश्चन जो है अपने ऊपर आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यही आता है कि भाई हुड्डा सम्मेलन जो है वो कब हुआ, तो अपने को याद रखनी है तारीख 17 जुलाई 1734। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अपन ये देखते हैं कि राजस्थान में अब मराठाओं के बाद अंग्रेज किस तरीके से हावी हो रहे थे। 1803 में मराठा को पूरी तरीके से अंग्रेज हरा देते हैं
और हराने के बाद अब ब्रिटिशर्स और राजपूत शासकों के रास्ते जो है वो पूरी तरीके से खुल जाते हैं। और 1803 में ही पहली बार जो है लॉर्ड लेक के अनुसार, लॉर्ड लेक के साथ साथ में भरतपुर राज्य के साथ संधि होती है, जो कि अविश्वास के कारण जो है क्रियान्वित नहीं हो पाती। अंग्रेजों और राजपूत शासकों की पहली एक संधि हमें देखने को मिलती है 1803 में भरतपुर राज्य के साथ, पर वो संधि जो है किन्हीं कारण की वजह से क्रियान्वित नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलवर के साथ भी एक सुरक्षा संधि होती है। अलवर के साथ भी 1803 में ही एक सुरक्षा संधि होती है, पर किसी तरीके से उसके अंदर भी हमें कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट राजा थे उनको ये बात समझ आ गई कि अगर हमें मराठाओं से बचना है तो हमें एक तीसरी ताकत की जरूरत होगी, और तीसरी ताकत की शक्ल में उनको दिखते हैं ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे साथ साथ में संधियां होती हैं। उनकी संधि में सबसे पहले किसने की, सबसे लास्ट किसने की, तारीख और कहां पर कौन कौन सी संधि हुई, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। बड़ी आसान सी टेबल अपन ने यहाँ पे बनाई है। इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं सबसे पहले संधि किसके साथ हुई और सबसे बाद में किसके। सबसे पहली संधि होती है करौली के। राजा कौन थे, हरबख्शपाल। और कब होती है, 15 नवंबर 1817 में ब्रिटिशर्स और करौली के राजा के बीच में संधि होती है। दूसरी संधि होती है टोंक के नवाब अमीन खान के साथ, ये भी 17 नवंबर 1817 के अंदर होती है। तीसरी संधि होती है हमारे कोटा के राजा उम्मेद सिंह जी के साथ, जो कि 26 दिसंबर 1817 के अंदर। अब आपको लगेगा कि यार इतनी बोरिंग चीज, इधर संधियां लिख दी, इतनी टेबल लिख दी, क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई 1817 के अंदर कौन कौन से 3 राजघरानाओं के साथ जो है वो अंग्रेजों की संधि हुई। तो अपने को डायरेक्ट आंसर दे देना है भैया करौली, टोंक और कोटा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1817 में कौन से 3 राजघरानाओं के साथ जो ब्रिटिशर्स की संधि हुई। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसके साथ अंग्रेजों की संधि हुई, तो आंसर अपना हो जाएगा भैया क्या, करौली। कब हुई, तो अपने को तारीख भी याद रख लेनी, 15 नवंबर 1817। तारीखों के अंदर कभी कभी इधर उधर हो जाता है क्योंकि कई बुक्स के अंदर अलग तारीख होती है, लेकिन अपने को सबसे ज्यादा मैक्सिमम तौर पे ईयर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वो अपन को अच्छे से याद रखना ही है। क्लियर है यहां तक बात। अब आगे बढ़ते हैं और कौन से, तो चौथी संधि होती है जोधपुर के साथ, जोधपुर के महाराजा मान सिंह के साथ 6 जनवरी 1818 को। इसके बाद जो है उदयपुर के साथ होती है, राजा थे भीम सिंह, इनकी संधि होती है 13 जनवरी 1818 को। उसके बाद बूंदी की संधि देखने को मिलती है, राजा थे विष्णु सिंह, 10 फरवरी 1818 के अंदर ये संधि प्राप्त हो जाती है। अब क्वेश्चन अगर कैसे पूछा जाए, और क्वेश्चन कैसे आएंगे कि भाई क्रोनोलॉजिकली इन संधियों को जो है वो आप जमा दो कि कौन से राजघराने के साथ पहले और कौन से राजघराने के साथ बाद में। तो आपको आंसर देना, जैसे करौली और बूंदी पूछ ले तो पहले करौली को डाल दो फिर बूंदी को डाल दो। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस जो है अप एंड डाउन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बूंदी के बाद चलते हैं अपन बीकानेर। बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह, जिसके साथ जो है 9 मार्च 1818 को संधि होती है। किशनगढ़ के साथ संधि होती है, राजा थे कल्याण सिंह, 26 मार्च 1818 के अंदर। जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ संधि होती है 2 अप्रैल 1818 को। जैसलमेर के महाराजा मूलराज के साथ संधि होती है 12 दिसंबर 1818 को। और आखिरी संधि होती है वो होती है शिव सिंह जी के साथ 11 सितंबर 1823 को। क्लियर है यहां तक बात, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। अब फर्स्ट और लास्ट के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भाई पहली संधि किसके साथ हुई, तो अपने याद रख लेना है भैया करौली के साथ हुई। आखिरी संधि किसके साथ हुई, सिरोही के साथ हुई। सिरोही की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिरी संधि सिरोही के साथ इस वजह से होती है क्योंकि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि सिरोही जो है वो जोधपुर राजघराने के अंतर्गत ही आती, तो इनसे अलग से संधि करने का क्या फायदा। लेकिन सिरोही के राजा बोलते हैं कि भाई नहीं, हमारी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, आप हमारे साथ एक अलग संधि करो। इस वजह से सिरोही के साथ जो है वो आखिरी संधि होती है। कब होती है, 11 सितंबर 1823 में। पहली संधि हुई कब, 15 नवंबर 1817 में करौली के साथ, आखिरी सिरोही के साथ। संधियों की सारी बात हो गई। फैक्ट अपने को याद रखना है, कोशिश 1803 में भरतपुर के साथ हुई थी। उसके बाद 1803 के अंदर ही हम देखते हैं कि किस तरीके से अलवर के साथ जो है हमें एक सुरक्षा संधि देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आने वाली सारी संधियों के ऊपर टेबल के तौर पे बढ़िया देख लिया। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है 1857 की क्रांति और राजस्थान। 1857 की क्रांति के बारे में जब हम शुरू करें, उससे बारे में एक बेसिक 2 4 5 अपने फैक्ट्स जानने चाहिए। राजस्थान के कंटेक्स्ट में जो सबसे बड़ी ब्रिटिश पावर थी वो था एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और 1857 के टाइम पे जो एजीजी थे उनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो कौन थे भैया, पैट्रिक लॉरेंस। अगर अपन राजस्थान की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो टोटल 20 रियासतें थी, 20 रियासतें थी और 6 सैनिक छावनियां थी, 6 कैंटोनमेंट्स थे अलग अलग जगह पर ब्रिटिशर्स के। तो अपने को राजस्थान की एक स्थिति तो पता चली गई कि 1857 के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट स्थिति थी। सबसे पहली बात कि भाई अपने कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस साहब थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात कि भाई 20 रियासतें थी और 6 इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट या 6 सैनिक छावनियां थी।
अब ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी और वहां पर कौन कौन सी सेनाएं जो थी विद्यमान थी उनको देख लेते हैं। 6 सैनिक छावनियों में से नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर और खैरवाड़ा थी। इनके मुख्यालय कहां थे? नसीराबाद का अजमेर में था, देवली का टोंक में था, एरिनपुरा का पाली में था, नीमच का ग्वालियर में था, ब्यावर का अजमेर में था और खैरवाड़ा का भैया आपके उदयपुर में था। अगर रेजिमेंट के तौर पे बात की जाए तो अजमेर के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कोटा कंटिजेंट, यहाँ पे थी जोधपुर लीजियन। अगर हम नीमच की बात करें तो यहाँ पे मालवा, मेवाड़ और राजपुताना रेजिमेंट थी। और ब्यावर की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलती है मेरवाड़ा रेजिमेंट और खैरवाड़ा में थी आपकी भील रेजिमेंट। तो ये टेबल भी अपने को याद रखनी है कि कौन कौन सी जो है वो चीजें याद थी। अब इसके लिए एक निमोनिक याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका नाम है नानी आरी दिखाबिया। क्या? ना से नसीराबाद, नी से नीमच, आ से एरिनपुरा, आर से एरिनपुरा, दी से देवली और साथ साथ में खा से खैरवाड़ा। नानी आरी दिखा ब्याह, कि भाई एक नानी है वो आ रही है, उसको चुपचाप जो है वो बढ़िया सा ब्याह दिखा दो, तो नानी आरी दिखा ब्याह। ये टोटल 6 कैंटोनमेंट थी जो हमारे 1857 के समय पर थी। इन 6 कैंटोनमेंट से अगर हम बात करें, ब्यावर और साथ साथ में खैरवाड़ा, यहां पर 1857 की क्रांति का प्रभाव हमें नील देखने को मिलता है। बाकी के जितनी भी 4 कैंटोनमेंट थे वहां पर 1857 की क्रांति होती है। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो भाई, टेबल से परेशान मत होना, टेबल अपने को ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि जितनी ज्यादा टेबल होगी उतने ही क्वेश्चन जो है अपने यहां से बाहर नहीं जाएंगे। तो टेबल की बात हो गई। अब थोड़ी सी और आपको परेशान करता हुआ मैं ये बता देता हूं कि कौन कौन से राजा थे इंपॉर्टेंट और कौन कौन से उस टाइम पर पॉलिटिकल एजेंट थे। तो अपन बात कर लेते हैं 1857 के समय पर कौन कौन से राजाएं थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, कोटा रियासत में थे राजा राम सिंह, जोधपुर रियासत में उस समय थे तख्त सिंह, भरतपुर रियासत में जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत में स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद कर लेना, सिरोही रियासत में शिव सिंह, धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह और साथ साथ में आपकी बीकानेर रियासत में हमें देखने को मिलते हैं सरदार सिंह जी। नेक्स्ट और बात करें तो करौली रियासत में मदन पाल, टोंक रियासत में नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी रियासत में राम सिंह, अलवर रियासत में विनय सिंह, जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह और आपके डूंगरपुर रियासत में उदय सिंह। तो बहुत ज्यादा बोर हो गए भाई, ये टेबल बड़ी जो है आपको बोरिंग लगती है, टेबल अपन छोटी कर लेंगे, लेकिन अपने को इन सारे के सारे नाम याद नहीं करने। क्या करने? अपने जहां जहां पर इंपॉर्टेंट 1857 के रिवोल्ट हुए उन सब के राजाओं के नाम याद करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं। तो ये तो इंपॉर्टेंट राजा थे 1857 की क्रांति के समय पर। क्या स्थिति ये थी कि भाई हर एक इंपॉर्टेंट राजघराने में कुछ पॉलिटिकल एजेंट भी थे। तो कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो भाई अगर अपन बात करें सबसे पहले कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन, नाम याद रख लो, बर्टन नाम याद रख लो। कैसे याद रखोगे? कोबू। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन है भैया? बर्टन। इसके वाला हम भरतपुर की बात करें तो मॉरिसन, मॉरिसन, मॉरिसन। भरतपुर की बात करें तो मॉरिसन। उदयपुर की अगर अपन बात करते हैं तो शावर्स, शावर्स, शावर्स का नाम आता है। अगर हम बात करें जोधपुर की तो हमें देखने को मिलता है मैकमैनसन, मैकमैनसन, मैकमैनसन। अगर बात करें अपन जयपुर की तो हमें नाम याद रखना है भैया ईडन। क्या नाम याद रखना है? ईडन। नाम याद रखना है अपने को ईडन। और साथ साथ में इसके अलावा और एक बच जाते हैं सिरोही के, तो सिरोही के याद रखने अपने को आईडी हॉल, आईडी हॉल, आईडी हॉल का नाम जो है अपने याद रखना है। तो देखो भाई, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, लेकिन अपने को एक टेबल तो है वो बना के रखनी है। इंपॉर्टेंट राजा मैंने आप लोगों को बता दिए, जहां जहां पर इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं उनके नाम याद रखना है। बाकी टेबल को तो अपन बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें याद होती चलेगी। अब आ जाते हैं अपन बढ़िया सी कहानी के ऊपर और इंटरेस्टिंग बना देते हैं थोड़ा सा टॉपिक को। क्या कि भैया अब जो शुरुआत होने वाली है 1857 की क्रांति की। अगर बात की जाए कि 1857 की क्रांति की पहली आग जो है वो कहां लगी, तो आंसर होगा भाई नसीराबाद के अंदर। इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट था, छावनी था, मुख्यालय इसका अजमेर था। ये तो अपन ने सारी की सारी बातें करी। अब ये जो नसीराबाद की छावनी थी, इसके अंदर ऐसा क्या हुआ और क्यों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के ने जो है वो पूरी तरीके से संघर्ष किया, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते। तो नसीराबाद की क्रांति के कारण के बारे में चर्चा कर लेते। पहला इंपॉर्टेंट कारण ये था कि मेरठ के अंदर जो क्रांति थी उसकी सूचना इनको मिली और इनको लगा कि भाई अब जितने भी अंग्रेजी अफसर हैं वो हमें सबको निपटा देंगे, तो बेटर है कि हम खुद ही इसके खिलाफ जो है एक विप्लव करें, एक क्रांति करें और अंग्रेजी अफसरों को हटा दें। दूसरा इसका मुख्य कारण था
कि जितने भी सैनिक थे उनको लगता था ये जो कारतूस इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर गाय की चर्बी है या सूअर की चर्बी है, और ये अंग्रेज अफसर जो है हमें ईसाई बनाने के ऊपर तुले हुए हैं, हम ईसाईकरण कर देंगे, इस वजह से अपन क्रांति कर लेते हैं। और तीसरा और सबसे मुख्य कारण ये था कि जो पूरा का पूरा शस्त्रागार था, अंग्रेजों का शस्त्रागार अजमेर में था, और अंग्रेजों के शस्त्रागार की जो रखवाली करते थे वो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के कुछ सैनिक टुकड़ी करती थी। उनको वहां से हटाकर जो है वो नसीराबाद भेज दिया। तो उनको लगा कि भाई अंग्रेजी अफसर तो हमें विश्वास करते ही नहीं है। अविश्वास के कारण ये क्रांति ने जन्म लिया। और अगर हम इन तीनों कारणों के अलावा एक और कारण की बात करें तो ये जितनी भी सूचनाएं पहुंचाने वाले साधु दिल्ली से आगरा से इधर उधर घूम रहे थे, ये सारी की सारी बातें पहुंचा दी इन्होंने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की तरफ। तो इन चारों कारणों की वजह से नसीराबाद के अंदर जो है वो पहली क्रांति उठती है। कब उठती है, कैसे उठती है, उसके ऊपर चर्चा करते हुए चलते हैं। तो नसीराबाद की क्रांति होती है राजस्थान की पहली क्रांति, और वो होती है भैया आपके 28 मई 1857 के अंदर। राजस्थान की सबसे पहली क्रांति थी। मेरठ से जो सूचना इनको मिली थी वहां वो अजमेर तक पहुंचती है, और अजमेर से वो सूचना पहुंच जाती है नसीराबाद में। और कारण के तौर पर हम देखते हैं, तीनों चारों कारण के तौर पे हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने असंतुष्ट होकर जो है ये पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया। 2 दिन बाद ही 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ मिल जाती है, और मिलकर जो है वो अंग्रेजी अफसर स्टॉफिसवुड और न्यूबेरी की जो है वो हत्या कर देती है। स्टॉफिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की ये हत्या कर देती है। बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी जो है वो घायल हो जाते हैं और ब्यावर के अंदर अपनी शरण ले लेते हैं। तो 1857 की क्रांति कारणों से आगे बढ़ते हुए किस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट इन्फेंट्रीज ने इस क्रांति को जो है वो जन्म दिया। जितने भी सैनिक थे नसीराबाद से चलते हैं, अजमेर का शस्त्रागार लूट लेते हैं। अजमेर के शस्त्रागार लूटने के बाद वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और दिल्ली में जाकर अपना डेरा डाल लेते हैं। ये तो बात हो गई अपनी बड़ी आसान सी भाषा नसीराबाद की। अब क्वेश्चन पुट कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले कि कौन सी जो थी सैनिक टुकड़ी जिसने ये विप्लव चालू किया, तो वो नसीराबाद की 15th नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी। साथ साथ में इसमें 30th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी, और इसके साथ साथ में यहां पर अगर सेना के तौर पे देखा जाए तो बॉम्बे लांसर्स भी थे। कब हुई, तो 28 मई 1857 के अंदर हुई। कोई सैनिक अफसर जो है इसके अंदर, अंग्रेज अफसर इसके अंदर मारे गए, तो अपने को याद करने हैं 2 नाम, स्टॉफिसवुड और कर्नल न्यूबेरी के नाम अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। और फिर वो दिल्ली चले गए, और ये सारी की सारी बातें हो गई आपकी नसीराबाद के अंदर होने वाले विप्लव की। आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर की। भाई नानी आरी दिखा ब्याह, तो ना यानी नसीराबाद की बात हो गई। अब नी यानी नीमच के ऊपर चलते हैं, और नीमच के अंदर क्या कंडीशन थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हुए चलते हैं। तो भाई नीमच अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट था। इसका विप्लव चालू होता है 3 जून 1857 में, और जो नेतृत्व करता थे या इंपॉर्टेंट लीडर थे वो थे भैया हरि सिंह। हरि सिंह के नेतृत्व में ये जो पूरा का पूरा नीमच की क्रांति थी इसकी शुरुआत होती है। वहां पर कई सारे अंग्रेज अफसर थे, उनके परिवार थे। छावनी से 40 अंग्रेज अफसर जो है वो 40 अंग्रेज अफसर भागकर और डूंगला गांव के एक रूपाराम के घर पे शरण ले लेते हैं। कई बुक्स में कहा गया है कि भाई शरण ले लेते हैं, कई बुक्स में कहा जाता है कि भाई रूपाराम को जो है वो पूरी तरीके से बंदी बना लेते हैं। ये 40 अंग्रेज अफसर या 40 अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीके से भाग के डूंगला गांव के रूपाराम के घर पे रुक जाते हैं। कैप्टन शावर्स जो उस समय के आपके उदयपुर या हम कहें मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, वो इन 40 अंग्रेजों को बचाने आते हैं, और 40 अंग्रेजों को बचाकर वो उनको महाराजा सज्जन सिंह की देखरेख में छोड़ देते हैं। और महाराजा सज्जन सिंह अपने एक बड़े इंपॉर्टेंट अधिकारी गोकुल को कहने पर जो है इस जग मंदिर के अंदर इन सारे के सारे अंग्रेज अफसरों को रुकवाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने डायरेक्ट बन सकता है, नेतृत्वकर्ता कौन थे, हीरा सिंह थे, जिनके नेतृत्व से जो है 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि छावनी से 40 अंग्रेज जो है भाग जाते हैं और वो रूपाराम के घर पे शरण ले लेते हैं डूंगला गांव में। कैप्टन शावर्स इनको बचाने आते हैं और महाराजा सज्जन सिंह के पास छोड़ देते हैं, जो उनको जग मंदिर के अंदर रुकवाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, बढ़िया नाश्ता पानी, रोज सुबह खाना पीना, पूरा इंजॉयमेंट करवा के इन 40 अंग्रेजों को वहां पर रखते हैं। ये जो पूरी की पूरी सेना थी, ये जो सेना थी ये पहले नीमच से जाती है शाहपुरा, शाहपुरा से जाती है निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा से पहुंचती है देवली, और आगरा के रास्ते हुए ये दिल्ली की तरफ कूच कर देती है। तो अगर अपन माने 5 दिनों तक जो है इस पूरी की पूरी नीमच छावनी ने जो है अपना आतंक मचा रखा था, या हम कहें कि हमारी आजादी की लहर जो है इन्होंने दौड़ा रखी थी, और इनके ऊपर जो है पुनः अधिकार हो जाता है 8 जून 1857 को नीमच पर जो है वो पूर्ण अधिकार हो जाता है। तो ये अपनी सारी की सारी बातें अपन ने करी कौन से 1857 की 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स की, एक अपने नसीराबाद और दूसरा नीमच। अब पूरी की पूरी क्लास का 5 पॉइंट्स के अंदर अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पृष्ठभूमि देखी कि किस तरीके से मराठाओं की स्थिति क्या थी। उसके बाद अपन ने हुड्डा सम्मेलन देखा। हुड्डा सम्मेलन के अंदर हमने समझा कि एक संधि पत्र था जिसके ऊपर सारे के सारे राजाओं ने हस्ताक्षर किए कि भैया एक के ऊपर विपत्ति आएगी तो सब जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, कोई डाउट नहीं यहाँ तक।
आगे अपन ने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज जो है 1803 में एक संधि करते हैं भरतपुर के साथ, पर वो क्रियान्वित नहीं हो पाती है। बाद में अलवर के साथ एक सुरक्षा संधि बाद में अलवर के साथ जो है वो एक सुरक्षा संधि करते हैं और सारे के सारे दूसरे राजाओं के साथ 1817 तक सारी की सारी संधियां चालू कर देते हैं। करौली पहला राजघराना था और आखिरी था आपका 1823 के अंदर सिरोही। फिर अपन चले और 1857 की तरफ हमने बात करी और हमने देखा कि भाई उस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस थे और कौन कौन सी कहां पर छावनियां थी। इंपॉर्टेंट राजा देखे 1857 के समय किसका अधिकार था और फिर हमने देखे उनके पॉलिटिकल एजेंट, फिर नसीराबाद और नीमच की अपन ने बात की आज की क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन और दूसरी जो छावनियां हैं उनके ऊपर चलेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें, अपना प्यार देते रहें और मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ जुड़ते रहें। थैंक यू।